नमस्कार दोस्तों। बहुत सारे व्यूवर से एक कमेंट किया हुआ है कि सबसे ज्यादा अगर किसी प्रक्रिया का किसी धारा का दुरुपयोग होता है झूठी एफआईआर दर्ज कराने में, जो घटना हुई नहीं है उसकी एफआईआर दर्ज कराने में, तो वो है 156(3) सीआरपीसी। तो फ्रेंड्स, क्या वास्तविकता में 156(3) सीआरपीसी सारी झूठी एफआईआर दर्ज हो जाती हैं? आपने प्रार्थना पत्र दिया, कोर्ट ने आदेश कर दिया एफआईआर दर्ज करने का। क्या ऐसा होता है? यह वास्तविकता है या केवल आपका भ्रम? तो पूरी जानकारी इस एक वीडियो में, वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। न्यायालय एक सिद्धांत पर कार्य करती है। भले ही 100 अपराधी क्यों ना बरी हो जाएं, छूट जाएं, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। यह न्यायालय की कार्यशैली में प्रधान रूप में है कि अपराधी 100 छूट जाएं, लेकिन एक बेगुनाह को सजा ना हो। जब भी कोई पीड़ित व्यक्ति चाहे स्वयं या अपनी तरफ से कोई शिकायतकर्ता नियुक्त करके अपने अधिवक्ता के माध्यम से ऑन एफिडेविट मतलब शपथ पत्र पर 156(3) सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करता है न्यायालय के समक्ष, तो जो भी न्यायालय का पीठासीन अधिकारी है, चाहे वो मजिस्ट्रेट है चाहे वो जज है, उस प्रार्थना पत्र की सत्यता की जांच परख करता है। कितनी सत्यता है उस प्रार्थना पत्र में, आपके अधिवक्ता से सवाल जवाब करता है और इन सारे सवाल जवाब प्रार्थना पत्र की जांच परख करने के बाद फिर थाने से रिपोर्ट मंगाने का आदेश करता है। अब आ जाती है जब थाने से आपकी रिपोर्ट आपके मैटर में, तो रिपोर्ट आने के बाद न्यायालय उस रिपोर्ट का अध्ययन करती है। जो भी पीठासीन अधिकारी है, आपके प्रार्थना पत्र में जो बातें आपने लिखी है उसका अध्ययन करती है। अब तो जो रिपोर्ट आती है पुलिस थाने से, तो पुलिस इसमें तो इन्वेस्टिगेशन तो नहीं कहूंगा, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन विदाउट एफआईआर रजिस्टर्ड किए हुए नहीं हो सकती है, लेकिन इंक्वायरी पुलिस कर डालती है कि पहले से कोई दुश्मनी है, ऐसा विवाद चल रहा है, ये चीजें हैं। तो मजिस्ट्रेट या जो भी पीठासीन अधिकारी है, चाहे वो स्पेशल जज हो, उस पूरे प्रार्थना पत्र की भलीभांति जांच करता है। मतलब जो आपने प्रार्थना पत्र दिया था और जो पुलिस थाने से रिपोर्ट आई है, अध्ययन करने के बाद बारीकी से अगर उसको लगता है कि हाँ इसमें कुछ गलत है, कहीं ना कहीं ये घटना बनावटी है, काल्पनिक है, झूठे तथ्यों पर आधारित है, तो ऐसी सिचुएशन में एफआईआर दर्ज करने का आदेश छोड़ दीजिए, उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और अगर उसमें मान लीजिए कहीं कोई सत्यता लगती है, तो मैक्सिमम मैटर्स में एफआईआर दर्ज करने का आदेश फिर भी कोर्ट नहीं करती है। उस मामले को 190 सीआरपीसी के अंतर्गत कंप्लेंट के रूप में पंजीकृत करने का आदेश कर देती है। आपने जो प्रार्थना पत्र दिया है उसमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, अगर कोई मान लीजिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, कोई मेडिकल एविडेंस है, अगर वो सपोर्ट करते हैं पूरी तरीके से और उससे कोई अपराध बन रहा है, खासतौर पर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से, तो पुलिस रिपोर्ट में थाने से कुछ भी लिख के आए, अगर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में अपराध बन रहा है ऐसा, तो ही एफआईआर दर्ज करने का आदेश न्यायालय कर देती है। इसलिए क्योंकि वो एक आधार होता है और उसमें सत्यता की जांच परख आसानी से हो जाती है कि हाँ ये अपराध बन रहा है, तो ऐसे सेक्शंस में तो एफआईआर आसानी से दर्ज हो जाती है। लेकिन बाकी सब सेक्शंस में आप सोचें कि मारपीट में 376 बलात्कार में या 307 की एप्लीकेशन दी जाती है कि हवाई फायरिंग कर दी, गोली नहीं लगी, और एफआईआर दर्ज 307 में, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। न्यायालय पूरी तरीके से कहीं ना कहीं कॉन्शियस रहती है आदेश करने में 156(3) सीआरपीसी में। उसके बाद ही प्रार्थना पत्र, पुलिस रिपोर्ट, सब पर विचार करने के बाद ही आदेश करती है। मैक्सिमम मैटर्स रिजेक्ट होते हैं या कंप्लेंट के रूप में पंजीकृत होते हैं, क्योंकि न्यायालय को पता है कि जो एफआईआर दर्ज करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया है उसमें काफी कुछ ऐसा होता है कि घटना कहीं ना कहीं बनाई जाती है। वैसे जब आप 154 सीआरपीसी के तहत थाने पर भी प्रार्थना पत्र देते हैं, तो क्या वास्तविक प्रार्थना पत्र देते हैं? बिल्कुल नहीं देते हैं। आप घटना को बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं। किसी को किसी ने मारने के लिए कहा तो उसने बता दिया कि मुझे 10 डंडे मार दिए गए। एफआईआर की सत्यता यही है। कोर्ट में हम कभी कभी जब ऐसी सिचुएशन आती है, तो तमाम से मैटर्स में जजेस खुद इस बात को कहते हैं कि प्रार्थना पत्र में क्या है। आप अगर लिख देंगे किसी से कहा सुनी हो गई, तो कोई अपराध बना? नहीं बना। जब आप लिखेंगे कि उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी, मुझे डंडे से मारा, तब अपराध बनता है जाकर। कहा सुनी होने से कोई अपराध नहीं बनता है, इस शब्द से कोई अपराध नहीं बनेगा। तो वही बढ़ा चढ़ा के एप्लीकेशन थाने पर दी जाती है, तो आपकी एफआईआर तो झूठी थाने से भी दर्ज हो सकती है, क्योंकि वहां तो कोई जांच भी नहीं होती है प्रार्थना पत्र की। पुलिस दर्ज करे तो सही है, अगर ना दर्ज करे तो गलत हो गई।
न्यायालय यहाँ कम से कम आपके प्रार्थना पत्र की भली भांति जांच तो करती है, और जांच करने के बाद ही एफआईआर दर्ज करने का आदेश करती है अगर उसमें कुछ है तो। अदरवाइज प्रार्थना पत्र रिजेक्ट होगा या एज ए कंप्लेंट पंजीकृत होगा। और जब भी कंप्लेंट के रूप में पंजीकृत हो जाएगा तो भी उसकी पॉसिबिलिटी ये होती है कि मैक्सिमम चांसेस रहेंगे कि वो प्रार्थना पत्र आगे चल के उसमें 204 सीआरपीसी के अंतर्गत आदेश का जारी नहीं होगी, बल्कि 203 सीआरपीसी के अंतर्गत प्रार्थना पत्र जो है आपका रिजेक्ट होगा। बहुत से प्रार्थना पत्र तो नॉन प्रेजेंस में रिजेक्ट हो जाते हैं, परिवादी उपस्थित ही नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, भ्रम में ना रहें। मैक्सिमम आप मान के चलिए कि कोर्ट पूरी तरह से कॉन्शियस होकर वर्क करती है और इस सिद्धांत पे वर्क करती है कि भले ही 100 अपराधी छूट जाए लेकिन एक बेगुनाह को सजा ना हो। तो इसलिए 156 सीआरपीसी से कोई भी झूठा आदेश आसानी से नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आपको इसे जेन्युइन लीगल एंड प्रैक्टिकल बेसिस पर जो नॉलेज आपको मतलब मैं दे रहा हूँ वो पूरी तरह से प्रैक्टिकल बेसिस पर है। आपको ऐसे वीडियोस देखने को मिलते रहें। थैंक यू।